साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन सीरीज प्रकाशित की गई है, तो इसी के तहत हम लोग भारतीय इतिहास का पूर्वावलोकन है इसको कवर कर रहे हैं। और आज के वीडियो में इसका जो 10 नंबर का टॉपिक है प्राचीन इतिहास के तहत, प्राचीन भारतीय इतिहास के तहत मौर्योत्तर काल, तो मौर्योत्तर काल से संबंधित जो भी प्रश्न विभिन्न सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ इस वीडियो में देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यदि आपको इस पुस्तक का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां पर जाकर के आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और घटनाचक्र का जो मोबाइल ऐप है उस पर जाकर के आप फ्री में पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मौर्योत्तर काल से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग एक एक करके व्याख्या के साथ देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो यह है स्टेटो द्वितीय ने। स्टेटो द्वितीय ने जो है आपका शीशे के सिक्के जारी किए थे। स्टेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन लगभग 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित रहे हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अगाथो प्लीज। अगाथो प्लीज के सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित रहे हैं। पाकिस्तान के आई खैनम से अगाथो क्लीज के सिक्के प्राप्त हुए जिन पर वासुदेव अर्थात कृष्ण और संकर्षण का चित्र उत्कीर्ण है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समय सामयिक नहीं था? बिम्बिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजीत। तो बिम्बिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत जो है तीनों लोग एक ही काल के हैं, समकालीन है, परंतु मिलिंद जो है इनसे अलग रहे हैं। देखिए बिम्बिसार जिसका शासनकाल आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। बिम्बिसार 544 से 492 ईसा पूर्व तक रहता है। बिम्बिसार मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था। वह हर्यक कुल से संबंधित था, हर्यक वंश या कुल से संबंधित था। प्रसेनजीत जो थे ये कोसल महाजनपद के राजा थे। वह महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। ठीक। गौतम बुद्ध का जो काल रहता है वो 563 से लेकर के 483 ईसा पूर्व तक रहता है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। मिनांडर जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है उत्तर पश्चिम भारत में इंडो ग्रीक राजा था। उत्तर पश्चिम भारत में इंडो ग्रीक राजा था। इस प्रकार बिम्बिसार, गौतम बुद्ध एवं प्रसेनजीत तीनों समकालीन थे, जबकि मिलिंद इनका समकालीन या समसामयिक नहीं था। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो यहाँ पे 4 विकल्प है। तो इसमें जो पहला विकल्प है काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए रुद्रदामन जो कि 130 से 150 ईस्वी तक शासनकाल रहता है का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार नामक पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है और इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त होता है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियों पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अगला है बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो ये सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो है ये रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में होता है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा बनवाई गई थी। अगला है दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो रुद्रदामन प्रथम ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं और ध्यान रखिए इस अभिलेख में जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। कादर्मक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? तो ताम्र के सिक्के। इन्होंने किस धातु के? तो ताम्र के सिक्के प्रचलित किए थे। कादर्मक वंशीय शासकों की मुद्राओं को 2 बड़े वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन रजत मतलब चांदी की मुद्राओं को रखा जाता है जो 6 रातवंशी रजत मुद्राओं की निरंतरता का आभास कराते हैं। दूसरे वर्ग के अंतर्गत पोटिन निर्मित सिक्कों को रखा जाता है। कादर्मक शासक चस्टन ने रजत एवं ताम्र दोनों धातुओं की मुद्राएं चलाई।
प्रश्न में अति दुर्लभ सिक्कों के बारे में पूछा गया है, इसका सही उत्तर ताम्र होगा, क्योंकि कादर्मक वंशियों ने ताम्र की बहुत कम मुद्राएं चलाई थीं। अगला है, यहाँ पे 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है, कौन सा शासक किस वंश का रहा है। तो यहाँ पे देखिए, डेमेट्रियस ये हिंदी यूनानी रहा है, डेमेट्रियस जो है हिंदी यूनानी, रुद्रदामन शक शासक था, गोंडोफर्निज पहलो थे, बिम कटफिशस जो है कुषाण शासक था। ठीक है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम, सबसे पहले किसने आक्रमण किया, उसके बाद किसने किया। तो ये क्रम देखें तो सबसे पहले यूनानी आते हैं, फिर शक, फिर कुषाण आते हैं। ठीक है, यूनानी, शक, कुषाण, पहलो। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने, तो ये कुषाणों ने। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में जो है, उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक हिंद यवन राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित कराने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित करवाया था। इनके द्वारा ताम्र या तांबा निर्मित सिक्के उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, तो कुषाणों ने। प्रारंभ किसने किया था, हिंद यवन शासकों ने। ठीक है, परंतु इसको नियमित प्रचलित किसने करवाया था, तो कुषाणों ने। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है, तो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, तो ये बिम कटफिशस को, कुषाण शासक बिम कटफिशस को। ठीक है, प्रश्नगत विकल्पों में कुषाण शासकों में बिम कटफिशस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे, हिंद यवन शासकों ने। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, तो नियमित उपयोग के लिए बिम कटफिशस ने किया था। किसने किया था, बिम कटफिशस ने। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। कुषाण वंशीय शासक बिम कटफिशस, जो कि कनिष्क प्रथम का पिता था, ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, जबकि कुजल कटफिशस ने तांबे के सिक्के प्रचलित कराए थे। ठीक है, नियमित रूप से तांबे के सिक्के किसने प्रचलित कराए थे, बिम कटफिशस के पहले जो कुजल कटफिशस था उसने कराए थे। आगे चलते हैं, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था, तो यहाँ पर जो आपके पास 5 विकल्प हैं, या जो 4 नाम है, पुष्मित सुंग, मिनांडर, बिम कटफिशस, गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो बिम कटफिशस हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बिम कटफिशस को स्वर्ण मुद्राओं के व्यापक पैमाने पर प्रचलन का श्रेय दिया जाता है या प्राप्त है। योद्धेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है, योद्धेय सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। किसका, कार्तिकेय, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय का। योद्धेय या योद्धियों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी तथा बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब से राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। अगला प्रश्न है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है, तो यह 81 ईस्वी सन है। 81 ईस्वी सन है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क का राज्यारोहण कब होता है, 78 ईस्वी में। तो इस राज्यारोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित किया गया था। कहाँ से लाकर के, मथुरा से लाकर के। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ, 78 ईस्वी सन में या 78 एडी में। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि अत्यंत विवादास्पद है। इस समस्या पर विचार करने के लिए वर्ष 1913 तथा 1960 में लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति 78 ईस्वी के पक्ष में बनी। इसी समय से शक संवत का प्रारंभ माना गया है। शक संवत का प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी में। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि जो है 135 में से 57 माइनस कर दिए 78 ईस्वी आती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। विक्रम एवं शक संवतों में कितने वर्षों का अंतर है, तो 135 वर्षों का अंतर है। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर
विक्रम संवत तथा मतलब 57 ईसा पूर्व जो विक्रम संवत प्रारंभ होता है वो प्राप्त हो जाएगा। जबकि 78 ये घटा देते हैं, घटा देने पर वर्तमान कैलेंडर से तो शक संवत प्राप्त होता है। अर्थात 2019 विक्रम संवत, ये 2019 को विक्रम संवत में जानना है तो आपको 57 जोड़ना पड़ेगा, तो 2076 हो जाएगा। और वहीं यदि आपको शक संवत जानना है तो 2019 से 78 माइनस करना पड़ेगा, तो 1941 आ जाएगा। इस प्रकार से विक्रम एवं शक संवत में अंतर कितना है? 135 वर्ष का है। आगे चलते हैं शक संवत पर आधारित, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग। ध्यान रखिएगा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। तो राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के अनुरूप होगा? जो एक चैत्र है तो ये जो है आपका 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 22 मार्च अथवा 21 मार्च। चैत्र जो है भारतीय राशि पंचांग का पहला या प्रथम माह होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से स्थायी रूप से मिलती जुलती हैं। सामान्यतः एक चैत्र 22 मार्च से को होता है और लीप वर्ष में यह 21 मार्च को होता है, मतलब लीप वर्ष जो आपका 4 से डिवाइड हो जाए जो सन। विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है? तो विक्रम संवत जो है आपका 57 ईसा पूर्व में, 57 ईसा पूर्व, ठीक है। शक संवत 78 ईस्वी में। देखिए विक्रम संवत के दो अन्य नाम भी मिलते हैं, कृत संवत तथा मालव संवत। जैन साहित्य में महावीर के निर्माण तथा विक्रम संवत के बीच 470 वर्षों का अंतर पाया जाता है। महावीर की निर्माण तिथि जो है 527 ईसा पूर्व मानी जाती है। तद अनुसार विक्रम संवत के प्रारंभ की तिथि जो है 527 में से 470 माइनस करेंगे तो 57 ईसा पूर्व निर्धारित होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 2009 में शक संवत का वर्ष होगा तो क्या करेंगे? 2009 को हमें शक संवत बदलना है तो 78 माइनस करेंगे तो 1931 हो जाएगा, ठीक। यदि हमें शक संवत में पूछ रहा है तो जो वर्तमान वर्ष है उसमें से 78 माइनस करेंगे। यदि विक्रम संवत पूछेगा तो उसमें वर्तमान वर्ष में 57 ऐड कर देंगे, इतना ध्यान रखिएगा। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर अंकित करें। अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास, कंबन। तो इसमें से देखिए कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो अश्वघोष और वसुमित्र। अश्वघोष और वसुमित्र जो है ये कनिष्क के समकालीन थे, पहला दूसरा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जबकि कालिदास जो है गुप्त काल के हैं। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता भी की थी। वहीं कालिदास गुप्त काल में हुए थे, जबकि कंबन कनिष्क के समकालीन नहीं थे। अगला है अश्वघोष किसका समकालीन था? तो अश्वघोष जो है, अश्वघोष, वसुमित्र ये जो हैं कनिष्क के समकालीन थे। किसके? कनिष्क के समकालीन थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं थे? अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, इनका संबंध जो है कनिष्क से था। अश्वघोष, चरक, वसुमित्र, नागार्जुन, ठीक है। पतंजलि इनके दरबार से संबंधित नहीं थे। देखिए अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार में थे या संबंधित थे, जबकि पतंजलि कनिष्क के दरबार संबंधित नहीं थे। पतंजलि ने पढ़नी की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी और महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के, जो शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग थे, इनके पुरोहित थे, ठीक है। मतलब ये कनिष्क के काफी पहले के थे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र ये सब तीन के तीनों जो हैं कनिष्क के दरबार संबंधित थे, परंतु विशाखदत्त इस दरबार से संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? तो देखिए रबतक अभिलेख में जो है कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा का उल्लेख है, परंतु श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। रबतक अभिलेख अफगानिस्तान के बगलान प्रांत के शुर्क कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त किए गए। ये ग्रीक लिपि तथा बैक्टीरियन भाषा में लिखे गए हैं। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित है। इस अभिलेख में 4 शहरों का नाम उल्लिखित है, ध्यान रखिएगा। 4 शहर कौन से हैं? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा, श्री चंपा। तो ये चारों नाम याद रखिएगा, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा श्री चंपा। इसमें श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है, तो 4 शहरों का केवल उल्लेख है। अगला है इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले में कौन थे? चरक और जीवक ये दोनों ने ही
शिक्षा प्राप्त की थी, तो सी और डी हो जाएगा। देखिए, वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसकी ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा तथा सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिम्बिसार का राजवैद्य जीवक चाणक्य, कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिम्बिसार का राजवैद्य जीवक चाणक्य आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। इस प्रकार से चरक और जीवक दोनों, देखिए यदि एक चुनना होगा तो आप जीवक को चुनिएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे चाणक्य का नाम है, चरक का नाम नहीं है व्याख्या में, तो आप डी ऑप्शन चुनिएगा। अगला है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो अयोध्या लेख से। किस लेख से? अयोध्या लेख से मिलती है। ठीक है, देखिए पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का, पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। इसने 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। अयोध्या लेख से ज्ञात होता है इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? तो शुंगों के पूर्वज जो है मूलतः उज्जैन से थे। शुंगों के पूर्वज मूलतः उज्जैन के थे। शुंग वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक पुष्यमित्र शुंग था। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का साक्ष्य मिलता है। शुंग वंश के किस वंश ने, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद कर्णव वंश ने राज किया था। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूत अपने अमात्य मतलब मंत्री वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली उसे कंडो या कंडावन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। सी विकल्प देखिए, गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा कि उसने विच्छिन्न होते चतुर्वर्ण 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सर्वाधिक या सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो ये सातवाहन था, सातवाहन राज्य था। तो यहाँ पर ए विकल्प जो है वो आपका सही हो जाएगा। देखिए, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक या सिप्रक दिया गया है, जिसने कंडो वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। अगला है शिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सातवाहन वंश का संस्थापक था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो देखिए पांचाऊ ने, किसने हराया था? पांचाऊ ने हराया था कनिष्क को। देखिए चीनी स्रोतों के अनुसार 73 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच चीन का प्रसिद्ध सेनापति पांचाऊ अपने हान वंशी नरेश के आदेशों पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण यह बताते हैं कि कुषाण शासक ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। पांचाऊ ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, फलतः रुष्ट कुषाण शासक ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी, परंतु कुषाण शासक असफल रहा। अधिकांश इतिहासकार इस कुषाण शासक की पहचान बिम कटफिसस के रूप में करते हैं तथा कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी मानने के बाद यह युद्ध कनिष्क के समय का हो जाएगा। अगला है निम्न से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो कुषाण वंश, मौर्य वंश और कुषाण वंश दोनों की सीमाएं जो है आपकी भारत के बाहर फैली हुई थी। बी और सी दोनों हो जाएगा। देखिए मौर्य और कुषाण दोनों साम्राज्यों की सीमाएं भारत के बाहर तक विस्तृत थी। शेलुकस से संधि होने के पश्चात मौर्य साम्राज्य की सीमा पश्चिम में अफगानिस्तान तक विस्तृत थी। काबुल, कंधार आदि इसके भाग थे। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। बाल विवाह की प्रथा आरंभ होती है कब? तो बाल विवाह की प्रथा आपको कुषाण काल से देखने को मिलती है। कब से? कुषाण काल से देखने को मिलती है। देखिए कुषाण काल प्रथम शती ईस्वी में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ होती है। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। इस युग में विवाह की आयु और कम करके 8 से लेकर के 10 वर्ष की आयु की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना गया। अगला निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त होते हैं? मिनेंडर के 16 सिक्के आपको बैराट से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? बैराट से प्राप्त होते हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। इसकी मुद्राओं पर नाइक, इथना, मुकुटधारी राजा का शीश आदि आकृतियों का अंकन प्राप्त होता है। मिनेंडर हिंद यमन शासक था। अगला है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो पहला हड़प्पा सभ्यता, यहाँ से चित्रित धूसर मृदबाण नहीं, यहाँ से चित्रित धूसर मृदबाण नहीं मिलते।
कुषाण के समय में, कुषाण वंश के समय में या साम्राज्य के समय में गांधार कला शैली जो है ये विकसित होती है। गांधार और मथुरा कला शैली, ये सही है। अजंता चित्रकारी मुगल के समय की नहीं है। पहाड़ी चित्र शैली मराठा के समय की नहीं है। देखिए, कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास होता है, गांधार शैली और मथुरा शैली। अगला है कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो ये कुषाणों के समय में। शक क्षत्रप काल में सोने और चांदी के सिक्कों का अनुपात कितना था? 1:35। मतलब एक सोने का सिक्का चांदी के 35 सिक्कों के बराबर था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राजवंश और उनके द्वारा चलाए गए सिक्कों की धातुएं, मतलब किस धातु के सिक्के चलाए गए थे? कुषाणों ने स्वर्ण और ताम्र सिक्के चलाए। गुप्त काल में स्वर्ण और रजत सिक्के चलाए जाते हैं। सातवाहनों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलाए थे। ठीक है। कलचुरी ने स्वर्ण, रजत और ताम्र ये तीनों सिक्के चलाए थे। तो यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वो सही नहीं है। देखिए, कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में बड़े पैमाने पर शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र सिक्के चलवाए। गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत के तथा कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के सिक्के चलवाए थे। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलाए थे। यह ध्यान रखिएगा कि सातवाहनों के समय में स्वर्ण सिक्के नहीं चलाए गए थे। उन्होंने चांदी, तांबा, शीशे एवं पोटिन जो होता था वो तांबा, चांदी और शीशा मिश्रित सिक्के होते थे, तो इनके सिक्के चलाए थे। चांदी, तांबा, शीशे एवं पोटिन के सिक्के चलाए थे, परंतु स्वर्ण सिक्के नहीं चलाए थे। अगला है, दो सूचियां हैं, मिलाना है कौन सी चीज जो है कला या शिलालेख जो है वो किस शासक के समय की है। तो देखिए, गांधार कला कुषाण से संबंधित है, कुषाण काल से। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम। मिलिंद पन्हो मीनांडर संबंधित है। तत्शिलालेख जो है पतिक से संबंधित है, पतिक। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, किसके लिए? तो ये बुद्ध प्रतिमा के लिए। ये जो है आपका बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। जो कला शैली भारतीय और यूनानी मतलब ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार कला। क्या कहते हैं? गांधार कला। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण जो है वो शैली जो है वो गांधार शैली। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध या इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन कहा जाता है। अगला है, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका? भारतीय तथा यूनानी कला का या ग्रीक कला का। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान या शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में किया गया? तो ये गांधार मूर्ति कला में। देखिए, गांधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। यद्यपि मथुरा कला में भी इसी के अनुसरण पर शिष्ट का प्रयोग किया गया था। प्राचीन भारत या प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले यूनानी आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। तो ये क्रम याद रखिएगा। ठीक है। यूनानी, शक, कुषाण। यूनानी 326 ईसा पूर्व सिकंदर महान, शक प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, कुषाण पहली शताब्दी ईस्वी में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था तो ये डेरियस प्रथम था। कौन सा पहला ईरानी शासक था? डेरियस प्रथम था। ठीक है। ईरानी शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम जो कि 522 से 486 ईसा पूर्व तक रहता है, ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपुताना के रेगिस्तान तक था। पर्शिपोलिस, बेहिस्तून एवं नक्श ए रुस्तम के शिलालेखों के अनुसार पंजाब एवं सिंध के कुछ भाग भी उसके साम्राज्य में शामिल था। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन में सातवाहन सबसे पुराना राजवंश है। ठीक है। इस वंश के संस्थापक शिमुक का समय कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। कुछ स्रोतों में इसे कंडो वंश के अंतिम शासक सुशर्मा के समकालीन माना जाता है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो ये आपको जो है मत्स्य पुराण में मिलती है। किसमें? मत्स्य पुराण में। ठीक है। इसमें आंध्र सातवाहन राजाओं की कुल संख्या 30 बताई गई, जबकि वायु पुराण में इनकी संख्या जो है वो 17 दर्शाई गई है।
तो सबसे लंबी सूची जो है मत्स्य पुराण में, इसके अतिरिक्त जो है वायु पुराण में भी इनकी सूची मिलती है। सातवाहनों की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? तो अमरावती में, इनकी राजधानी अमरावती में थी। देखिए, सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। इनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? तो पैठण या प्रतिष्ठान या अमरावती। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो एका ब्राह्मण जो है ये गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए प्रयुक्त हुआ है। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को उसकी मां गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए राजवंश और उनकी राजधानी को। तो यहाँ व्याख्या में देखिए, शुंग वंश की राजधानी क्या थी? शुंग वंश की पाटलिपुत्र, सातवाहनों की पैठण या प्रतिष्ठान, कदम्ब की बनवासी और चंदेल की महोबा। ध्यान रखिए, कदम्ब की बनवासी है और चंदेल की महोबा है। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो 3 वंश हैं, सातवाहन, वाकटक, चालुक। तो इसमें सबसे पहले सातवाहन आएंगे, फिर वाकटक, फिर चालुक। सातवाहन, वाकटक, चालुक 1 2 3 हो जाएगा। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना शिमुक ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। वाकटक साम्राज्य की स्थापना तृतीय शताब्दी ईस्वी में बिंध्य शक्ति ने की थी, जबकि गुजरात के चालुक वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में मूलराज प्रथम ने की थी। अतः इन राजवंशों का क्रम क्या हो जाएगा? सातवाहन, वाकटक, फिर चालुक्य। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का आपका प्रश्न है, बताना सही कौन सा। देखिए, अभिकथन है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कहीं सही कथन है। कारण क्योंकि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। तो कथन कांड दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। देखिए, सातवाहन नरेश स्वयं विद्वान, विद्या प्रेमी तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। हाल नामक राजा ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीत काव्य की रचना की थी। हाल के दरबार में गुडाढ्य तथा सरवर्मन जैसे उच्च कोट के विद्वान निवास करते थे। गुडाढ्य ने बृहद कथा नामक ग्रंथ की रचना की। यह पैसाची प्राकृत भाषा में लिखा गया था। सरवर्मन ने कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण की रचना की। कन्हेरी के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि एक सातवाहन रानी संस्कृत का प्रयोग करती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि सातवाहन युग में प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ तथा सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। अगला है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? 2 कथन है। पहला, सातवाहन नरेश प्रकृति भाषा के पोषक थे। बिल्कुल सही, अभी ऊपर व्याख्या में देखें। दूसरा, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था। ये भी सही है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है। 1 और 2 बी ऑप्शन हो जाएगा। सातवाहन शासकों के शासनकाल में प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीत काव्य की रचना की थी। सातवाहन काल में स्थापत्य कला के उदाहरण प्राप्त हुए जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं वो सही हैं? यहाँ पे आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन से सही हैं। तो देखिए, पहला, सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। यह कथन सही है। वाकटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ? नहीं। बिंद शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था? नहीं। वाकटक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंद शक्ति ने की थी। ठीक है, तो पहला राजा बिंद शक्ति था, ना कि प्रवरसेन। तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, दूसरा तीसरा गलत है। तो सी ऑप्शन देखिए, सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकटक वंश ने दक्षिणापथ में अपना राज्य स्थापित किया था। बिंद शक्ति वाकटक वंश का संस्थापक था और प्रवरसेन बिंद शक्ति का पुत्र था, न कि बिंद शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है? तो ये मिलती है अमरावती में, जो अमरावती स्तूप है उसमें। अमरावती स्तूप में आर्यक स्तंभ अथवा आयक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं देखने को मिलती है। यह आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के अमरावती गांव में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है अभिलेख और शासक में? नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी का है। हाथी गुम्फा खारवेल का है। भित्री शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय का नहीं है। भित्री शिलालेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय का नहीं है। गिरनार जो है रुद्रदामन प्रथम का है। भित्री स्तंभ लेख का संबंध जो है स्कंदगुप्त से है, जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध जो है एहोल अभिलेख से है। ध्यान रखिएगा, भित्री शिलालेख का संबंध जो है स्कंदगुप्त से है और पुलकेशिन द्वितीय का संबंध जो है एहोल अभिलेख से है। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके विषय में सूचना इसकी माता गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्त से प्राप्त होती है।
तो इस प्रकार से नासिक अभिलेख का संबंध गौतमीपुत्र से है। उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त होता है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्ष तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। भीतरी स्तंभलेख का संबंध गुप्त शासक स्कंदगुप्त से, जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध एहोल अभिलेख से है, जो एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख से शक संवत 72 ईस्वी का का अभिलेख प्राप्त होता है। यह प्रशस्ति के रूप में है। इसमें उसकी विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतियों का विवरण प्राप्त होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो ये कहा गया है इक्ष्वाकु वंश के शासकों को, इक्ष्वाकु वंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया? श्री पर्वतीय कहा गया है। देखिए, इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वत का शासक तथा भृत्य, आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। इस वंश का संस्थापक कौन था? श्री शांतमूल था। कौन था? श्री शांतमूल था। अगला है कथन कांड का प्रश्न है, बताना है कौन सा सही है। देखिए, कथन है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ये कथन सही है। कुषाण जो है फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर के व्यापार करते थे। कांड, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोट की थी। नहीं, ये गलत है। पहला सही है, कथन सही है, कांड गलत है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, पेरीप्लस ऑफ द एरिथियन सी और अरिकामेडु में हुई खुदाई से ऐसे साक्ष्य या ऐसे अनेक बंदरगाहों या व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाणों की सशक्त नौसैनिक की या नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा हुआ है। हाथी गुम्फा लेक के साथ, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, कलिंग का चेदी वंशी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। अगला है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय और खारवेल। तो खारवेल, अशोक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित थे। यहाँ पे डी ऑप्शन। कलिंग, नरेश, खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? चेदी वंश से संबंधित थे। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल का। कलिंग, नरेश, खारवेल का संबंध किससे था? चेदी वंश से। बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कि कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? खारवेल था। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो खारवेल का। देखिए, उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्फा से शासक खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त होता है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक, राजा होने के बाद के 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। अगला है, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन सा या कौन से सही हैं? तीन कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला आपका, इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं में प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं, सही है। उदयगिरी में 18 तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं, ये भी सही है आपका। खंडगिरी गुफाएं हाथी गुफा अब शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, नहीं। पहला दूसरा सही है, तीसरा आपका कथन गलत है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, खंडगिरी एवं उदयगिरी की पहाड़ियाँ, जिन्हें कुमारगिरी एवं कुमारीगिरी के नाम से जाना जाता है, अपनी रॉक कट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित हैं। इनमें प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। उदयगिरी में 18 तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं। उदयगिरी की गुफाओं में चेदी वंश के शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त होता है। यहाँ पे तीसरा क्या है? खंडगिरी गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध नहीं। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध हैं। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो विधि के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में था। ठीक है, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली है। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। पेरीप्लस ऑफ द एरिथियन सी, यह जो पुस्तक है किसने लिखी थी? यह पुस्तक जो है, इसके कोई राइटर नहीं थे, मतलब राइटर मिलते नहीं हैं इसके, अननोन है। पेरीप्लस ऑफ द एरिथियन सी या एरिथियन सी
एक ग्रंथ या पुस्तक है। यह रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इस ग्रंथ की रचना प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी या की गई थी। इसे एक अनाम व्यक्ति ने लिखा। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।